हीट कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गैस। क्लासिकली ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो हमारे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री पार्टिकल ट्रीट किया गया था, और उसमें ये कंसीडर किया गया था कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को फॉलो करेंगे। उसके अकॉर्डिंग देखा गया कि हमारे पास एक अगर इलेक्ट्रॉन की हम एनर्जी देखें तो वो क्या होगी 1/2 kBt 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में। इसी तरह अगर उसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखेंगे तो 3/2 kBt हो जाएगी। और अगर हमारे पास सिस्टम में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी 3/2 n और हम जानते हैं कि हमारे पास n को हम इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं n a से, और हमने रिप्लेस इसलिए किया कि हम एक जो है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन चाह रहे हैं। ठीक है, 3/2 n a k b और t ये आ जाएगा इसके इक्वल, और हम जानते हैं कि गैस कांस्टेंट किसके इक्वल होगा na-kb के इक्वल होगा। और अगर हम उसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारे जो है एक्सप्रेशन वो इस तरह बन रहा होगा, और पर 1 मोल के लिए हम लेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू 3/2 RT आ जाएगी। अब हम फाइंड करेंगे हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट, और हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट एक्चुअली हमारे पास होती क्या है। हमारे पास हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू गिवन मास ऑफ मटेरियल टू प्रोड्यूस ए यूनिट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। यानी क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि हमने क्या कितना हम इसमें जो है चेंज देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, देखेंगे कितना एनर्जी में चेंज आता है, वो हमें क्या मिलेगा स्पेसिफिक हीट देगा। ठीक है, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हमारे पास कैसे आएगा। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी की वैल्यू इसलिए हमने फाइंड की है, और अब एनर्जी की वैल्यू का हम स्पेसिफिक हीट के फार्मूला में जो है इंसर्ट करेंगे और उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 3/2 R जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगी। पीछे हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर की टर्म रह जाएगी, इसका विद रिस्पेक्ट टू हम टेम्परेचर ही डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली टर्म भी हमारे पास 1 आ जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 3/2 R आ जाएगी। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी जो है वो 1/100 टाइम्स लेस देन दिस वैल्यू, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इससे 1/100 टाइम लेस वैल्यू आई जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई। तो इसका मतलब इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई जिनको वो फर्मी डायराक ने पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को यूज करके उसको करेक्ट किया था। वो भी हम देख लेते हैं कि उसने कैसे करेक्ट किया था। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक तो ये कि हमारे पास अगर हम कोई लेते हैं लेटेस्ट वाइब्रेशंस होती हैं वो किस तरह होती हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है, कोई जो है आयन है। ठीक है, ये बॉल्स मेरे पास फिलहाल क्या होंगी आयंस होंगी, और मैं कहती हूँ कि ये जैसे स्प्रिंग के साथ अटैच हैं, स्प्रिंग के साथ अटैच हैं, और इसमें क्या होगा आयंस जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, आयन भी होंगे बीच में। हम देखेंगे यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ये आयन है और ये बीच में इधर इस तरह हमारे पास क्या होंगे इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। ठीक है, वो सारे इस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट इन सब में अंदर इंसर्टेड होंगे, और उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास होगा क्या कि जैसे ही हमारे पास इसमें ये टेम्परेचर देंगे, हम इसको टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा हमें पता है। वैसे ही जो है ये लेटेस्ट एटम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं आयनों की अपनी जगह पे जो है वाइब्रेट कर रहे होंगे, उनकी कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा, वो अपनी जगह पे क्या कर रहे होंगे वाइब्रेट कर रहे होंगे ऊपर नीचे उनका, या इधर लेफ्ट राइट क्या होगा एम्पलीट्यूड होगा। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा हो जाएगा, उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। या हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, आयंस में हम देखते हैं कि आयंस हमारे पास एक्चुअली बनते कैसे हैं। आयन हमारे पास क्या होता है सिंपल एटम, एटम में से अगर मैं कोई 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, पीछे की जो टर्म होगी ये आयन होगा। जैसे यहाँ पे आप देखें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में कितने हैं 8 हैं, और उतने ही उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओवरऑल चार्ज क्या होगा 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ से क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 6 रह गए, 6 रह गए। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे आपके पास क्या है 8 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, आपने यहाँ पे इसको 2 ऐड कर दिए तो हमारे पास ये 10 हो गए। ठीक है, ये पीछे की जो टर्म रह जाती है ये आयन होता है, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है हैवियर होता है। ठीक है, क्योंकि आयन में हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो उसका मतलब है साइज में आयन हमारे पास क्या है हैवियर है। फिर उसके बाद क्लासिकली
हम देखा गया कि हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, वो हमने देखा कि हमारे पास क्या आ रही थी, 3R आ रही थी। हायर टेम्परेचर पे हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या आ रही थी, 3R आ रही थी। लेकिन क्लासिकली इस बात को ऑब्जर्व नहीं किया गया था कि टेम्परेचर पे वो डिपेंडेंस उसकी किस तरह है हीट कैपेसिटी की। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे पास टेम्परेचर को डिक्रीज किया गया, तो हमने देखा कि हमारे पास कर्व कुछ इस तरह आ रहा है जो टी के क्यूब के प्रोपोर्शनल था। और मज़ीद टेम्परेचर डिक्रीज करने पे ऑलमोस्ट 4 केल्विन और उससे बिलो पे हमारे पास ग्राफ बिल्कुल लीनियर आ रहा है, यानी कि वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन रह जाती है हीट कैपेसिटी में। क्यों रह जाती है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन? इसकी एक रीज़न ये है क्योंकि आपके पास आयन जो होता है वो हैवियर साइज़ का होता है। जैसे अभी पिछले मैंने आपको बताया कि आयन बड़ा होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन से, तो आयन बड़ा होने की वजह से वो इतने कम टेम्परेचर पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, अपनी मूवमेंट उतनी शो नहीं करेगा। इसलिए हीट कैपेसिटी सिर्फ किस वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। इलेक्ट्रॉन लाइटर इन साइज होंगे तो वो इस लो टेम्परेचर पे भी अपनी कंट्रीब्यूशन शो करेंगे। और यहाँ पे हीट कैपेसिटी जस्ट सिर्फ किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। और यहाँ पे हम कह रहे होंगे वो होगी भी किस तरह, 10 पे वो डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी कि हम 0 से 4 के तक जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे हमारे पास हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और हायर टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होता है, हायर टेम्परेचर पे सिर्फ हमारे पास आयन की तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रहा होता है, आयन हैवी साइज के होते हैं, उन्हीं की वजह से सिस्टम में जो है हमारे पास हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। अच्छा, इसके बाद जो कुछ ड्रॉबैक्स थे हमारे पास क्लासिकल थ्योरी के कि हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्यों नहीं फाइंड कर सके, वो ये थे कि हम क्लासिकली ट्रीट करते थे कि हमारे पास अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो क्या करेंगे, हीट अप होके एनर्जी मिलेगी, सबको मिलेगी, थर्मली इक्वल एनर्जी मिलेगी और वो अपनी जगह से जो है वो एक्साइट करेंगे। ऐसा लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था क्लासिकली। ठीक है, क्लासिकली मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर आर मटेरियल इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 3R where R is यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये ऐसी जैसे मैंने आपको बताया था, क्लासिकली आप देखेंगे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 3R आएगी, और वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि जितनी भी आप थर्मल एनर्जी दे रहे हैं वो सब इलेक्ट्रॉन को एक जैसी मिलेगी। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट ने शो किया कि हमारे पास हीट कैपेसिटी सॉलिड जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जबकि क्लासिकली हमने ऐसे कुछ नहीं देखा। हमने हर मटेरियल के देखा कि हमारे पास जो है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आ रही है, इस तरह आ रही है। ठीक है, इसमें देखें आप, आपके पास ये हमारे पास चीज़ ऑब्जर्व की गई थी कि हमारे पास जो है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से कि हमारे पास एक फर्मी लेवल होता है जो हमारे पास ऑक्यूपाइड स्टेट और अनऑक्यूपाइड स्टेट को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, और फर्मी लेवल में हमारे पास स्टेट्स किस तरह फिल होती हैं, हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को लेकर फिल होती हैं। सबसे पहले E1 में होगी, फिर E2 में, E3 में एंड सो ऑन। और इसमें आप देखें कि जो E1 होगा उसकी सबसे लेस एनर्जी होगी, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ठीक है, और जैसे ही हम थर्मली एक्साइट करेंगे या थर्मली एनर्जी देंगे तो हमारे पास केवीटी हम एनर्जी दे रहे हैं जो लेस अमाउंट होती है, जो इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, वो क्या करेंगे, फिर ये वाले जो हमारे पास ऑलरेडी हायर एनर्जी में है फर्मी लेवल से बिलो, ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और जंप कर जाएंगे ऑक्यूपाइड स्टेट में। ये ऑक्यूपाइड स्टेट में जंप कर जाएंगे और यहाँ पे वैकेंट स्टेट्स हो जाएंगी। ठीक है, और जो बिल्कुल डीप में है, डीप इनसाइड हमारे पास स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जंप नहीं करते। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी डिफरेंस, इतना एनर्जी डिफरेंस अगर उन्हें मिल जाता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, तब वो जंप करेंगे। इसलिए आपके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे जो बिल्कुल डीप इनसाइड स्टेट्स में, सिर्फ वही वाले इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्ड करेंगे जो फर्मी लेवल के करीब करीब है। और इससे मुझे ये पता क्लासिकली जब हमने देखा, क्लासिकली स्टेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें था बस सिंपल जो हम थर्मल एनर्जी दे रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन्स को, उनमें सबको इक्वली मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक्साइटेशन सिर्फ वो करेंगे, फर्मी लेवल करेंगे, क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है और टेम्परेचर की डिपेंडेंस है। क्लासिकली हम टेम्परेचर की डिपेंडेंस को उस तरह से नहीं देख रहे थे, इसीलिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो क्लासिकल थ्योरेटिकल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा था। उसके ड्रॉबैक्स इसलिए थे, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन हीट कैपेसिटी को फाइंड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अगेन हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। देखें, रीजन क्या थे, क्लासिकल थ्योरी स्टेट्स दैट आर फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द सप्लाइड एनर्जी, यानी जितनी भी हम एनर्जी देंगे सब एब्जॉर्ब करेंगे, बट क्वांटम थ्योरी स्टेट्स दैट ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द सप्लाइड एनर्जी। ठीक है,
ये वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे। वो कौन से वाले होंगे? जो फर्मी लेवल के नीचे होंगे, जो बिल्कुल फर्मी लेवल के नीचे होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यही जो मैंने अभी आपको बताई है कि KT के पास वाले होंगे, सिर्फ वो लेंगे हीट और जंप करेंगे। ठीक है। और क्लासिकली ऐसा नहीं हो रहा था। क्लासिकली सिर्फ आपके लिए वैलिड है जब आप हायर टेम्परेचर की बात करें। जब लोअर टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्लासिकल आपका पास मॉडल जो वैलिड नहीं रहेगा। और क्वांटाइजेशन की बात भी नहीं की गई थी क्लासिकली। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा अगर फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखें तो हमारे पास किस तरह की सिचुएशन बन रही होगी। हम देख रहे हैं कि हमने फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे देखा था कि हमारे पास फर्मी लेवल ये आ रहा था और हमारे पास 1 यानी ऑक्यूपाइड स्टेट थी। जब हम जीरो लेते थे हमारे पास ऑक्यूपाइड स्टेट थी। हम देते थे कि हमारे पास ये एक जो डॉटेड लाइन में मैंने शो किया हुआ है पोजिशन ऐसे हमारे पास आ रहा था, जिसमें हम कहते थे कि सारी स्टेट्स फिल थी और उसके बाद सारी स्टेट क्या थी? एम्प्टी थी। लेकिन अब क्या होगा? अब हमारे पास फर्मी लेवल से बिलो जो है वो कुछ यहाँ से एम्प्टी हो जाएंगी और कुछ फर्मी लेवल के बाद वाली जो हो जाएंगी फिल हो जाएंगी। सम स्टेट्स आर ऑक्यूपाइड दैट आर अबव EF और कुछ होंगी बिलो होंगी वो क्या हो जाएंगी? अनऑक्यूपाइड हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंस आ गया है। ये क्यों आया है? ये अभी आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे फर्मी लेवल जो है फर्मी लेवल से कुछ नीचे वाली स्टेट जब उन्हें KBT एनर्जी मिलेगी वो एब्जॉर्ब करेंगे वो एनर्जी और वो ऊपर चले जाएंगे और ये वाली स्टेट वैकेंट हो जाएंगी और ये जो अनऑक्युपाइड थी ये क्या हो जाएंगी? हमारे पास फिल्ड हो जाएंगी। तो ये कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स थे जो हमारे पास क्लासिकली थे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इसको करेक्ट कैसे किया उन्होंने, फर्मी ने। ये देखें, अगर हमारे पास n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो मैंने अभी आपको बताया कि सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एक्साइट नहीं होंगे, सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन जो होंगे एक्साइट करेंगे और वो भी वो वाले जिनकी एनर्जी आप कितनी देंगे? KBT की देंगे। ठीक है। तो थर्मली एक्साइट होंगे। इसका मतलब है कि n डैश अगर मैं वो वाले इलेक्ट्रॉन लूँ जो थर्मली एक्साइट हुए तो हमारे पास इनकी रेशियो क्या बनेगी? कैपिटल N हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, n डैश जो हमारे पास एक्साइट कर गए यानी फर्मी लेवल से ऊपर चले गए जंप करके। और वो जंप किए क्यों? उनको जब हमने एनर्जी दी KBT। एन कब था हमारे पास? टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन कब थे? जब हमारे पास फर्मी एनर्जी क्या थी? ये थी। अब इनके पास फर्मी एनर्जी प्लस ये आ गई है तो ये ऊपर चले गए। ठीक है, अनऑक्युपाइड स्टेट में चले गए। और इसको अगर मैं रीअरेंज करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा? n डैश इज इक्वल्स टू n KBT बाई EF बन जाएगा। और EF जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? उसको भी हम ओपन कर सकते हैं, KBTF बन जाएगा यानी फर्मी टेम्परेचर आ जाएगा। और ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास एक्सप्रेशन रह जाएगा कैपिटल NT बाई TF। एन नॉट इसमें क्या है? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइट कर गए, जो जंप कर गए। ईच ऑफ दीज एन इलेक्ट्रॉन्स हैज ए थर्मल। हर इलेक्ट्रॉन के पास हमारे पास क्या एनर्जी होगी? 3/2 KBT होगी। ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास कितनी एनर्जी होगी? हम क्या करेंगे? जितने टोटल, लेट्स सपोज मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन किए हैं तो हर एक की 3/2 KBT है। मैं इन 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3/2 KBT से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास टोटल एनर्जी आएगी। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब n डैश की जगह मैं पुट कर सकती हूँ। मैंने अभी वैल्यू फाइंड की थी कैपिटल NT/TF, ये इसकी जगह मैंने सब्सटीट्यूट कर देनी है। ये अगर मैं इसकी जगह सब्सटीट्यूट करूंगी तो मेरे पास कुछ रीअरेंज करने के बाद एक्सप्रेशन इस तरह से आ रहा होगा। अब मैं देख रही हूँ कि मेरे पास कैपिटल N की जगह अगेन मैं स्मॉल n NA से रिप्लेस कर दूंगी। ये टर्म मेरे पास R के इक्वल बन जाएगी और मेरे पास जो है टोटल एनर्जी ये बन रही होगी। ठीक है। n मोल के लिए n इज टू 1 पुट कर दूंगी तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन रहा होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी अगर मैं फाइंड करती हूँ करेक्टेड वे में तो मैं देख रही हूँ कि मेरे पास मैं क्या लूँगी? अगेन उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ले रही हूँगी। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 3/2 R/TF कली बाई कली T स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको अगर आप इसका एक्सप्रेशन लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये। ठीक है। इसमें आप देखें कि बाकी सारी टर्म आपके पास क्या बन रही है? कांस्टेंट है। 3 भी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, TF फर्मी टेम्परेचर भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। यहाँ पे ये किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। और दूसरा आप इसमें क्या देखेंगे कि टेम्परेचर से किस तरह इसका रिलेशन है? टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर से ये डायरेक्टली रिलेट कर रही है। ठीक है। डायरेक्ट डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। और इसके बाद हम जो है यहाँ से ये एग्री कर रही है, ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट फाइंड की है ये एग्जैक्टली ऐसी है जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए हैं।
अब इसकी हम मज़ीद क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी का, लेकिन अभी के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे।